दोस्तों, इस दुनिया में सबसे अगर विश्वास वाली चीज़ बचा है तो वह सिर्फ दोस्ती होता है, क्योंकि दोस्ती ऐसा चीज़ है जो सिर्फ विश्वास के भरोसे चल पाती है। लेकिन जिस दिन से दोस्ती में विश्वास टूटता है उसी दिन से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना जिला पड़ता है मुरादाबाद, और ठीक उसी के अंतर्गत जाना माना मुगलपरा थाना पड़ता है, और ठीक उसी में एक बारसी नगर जाना माना इधर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं राइस मंसूरी, जिसकी उम्र लगभग इधर 48 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब नुसरत, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होता है। राइस मंसूरी जो होते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मौके पर वह इन्वर्टर लगाने का काम किया करते थे। अब छोटे छोटे बाज़ारों में जाते, कभी गांव में जाते, कभी अपने हितकारियों के घर में जाते, वहाँ इन्वर्टर लगाते, जिसकी वजह से उनके पास और पैसे आते। उसी पैसे से उनका जो अपना पारिवारिक जो खर्चा होता था वह तौर तरीके से चल पाया करता था। उनका अपना एक करीबी दोस्त भी होता है जामा खां, वहाँ से लगभग कुछ दूर पर इधर बलान की एक चमुंडा वाली गली पड़ता है। उनका अपना जो परिवार होता है वही रहने वाला होता है। उनका जो अपना बेटा होता है इधर आलम, मौके पर इधर राइस के साथ काफ़ी घुलना मिलना होता है। लेकिन इसी बीच जो होता है आलम एक परेशानी में जूझ रहा होता है। इसकी खबर राइस मंसूरी को लग जाता कि आखिर आलम के घर जो होता है इन्वर्टर लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आलम ने उन्हें जो होता है लगभग कई दिन पहले 5000 रुपये एडवांस दे चुका होता है। और आलम इधर बार बार राइस के पास फ़ोन करता है कि चाचा जी आकर हमारे यहाँ इन्वर्टर लगा जाइए, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है। यह बात जब सुनने के बाद राइस मंसूरी करने लग जाते कि ठीक है बेटा, हम टाइम निकालेंगे तो जल्द से जल्द आ जाएंगे। इधर जैसे ही 15 दिसंबर अब साल 2016 का वक्त होता है, वही लगभग अब 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त इधर आलम फ़ोन कर देता राइस मंसूरी के पास, चाचा जी आज इन्वर्टर ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि लाइट बार बार कट रही है। और राइस मंसूरी यह बात सुनते करने लग जाते कि बेटा हम शाम को 7 बजे अब ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ठीक जाकर 7 बजता तो उसी वक्त वाक़े के पक्के के तहत तुरंत फैसला लेते, स्कूटी अपना लेते हैं, सफ़ेद कलर का होता है, और लेकर निकल जाते हैं इधर अपनी पत्नी नुसरत जहां से बोलकर। लेकिन यहां तो 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन राइस मंसूरी वापस नहीं लौटते हैं। तो उसी वक्त नुसरत जो होती है और फ़ोन अपना निकालती है, अपने ही शौहर रईस मंसूरी के पास कॉल करती है, लेकिन बंद बता देता है। और 1 से 2 बार 3 बार फ़ोन मिलाती है, लेकिन हर बार बंद बता देता है। और उस वक्त इधर नुसरत परेशान हो जाती है, और जब नुसरत परेशान हो जाती है तो उसके मन में काफ़ी तरह के आशंकाएँ घूमने लग जाते हैं, क्योंकि इधर अपने शौहर रईस मंसूरी की वह चाल चलन पहले से जानती थी, जिसकी वजह से उसकी शंका और बढ़ जाता। तभी जो होता है इधर नुसरत अब अपने देवर अमीर को बता देती है इस खबर, और अमीर जैसे अपने बड़े भाई के बारे में इस तरह का खबर पाता है, पाने के बाद इधर अपनी भाभी नुसरत जहाँ से सारी जानकारी लेता है, तो पता चलता है कि राइस मंसूरी जो होते हैं अपने करीबी दोस्त के बेटे आलम के घर गए हुए हैं। और इधर अमीर पहले से जानता था आलम का घर कहाँ है, और तुरंत वो अपनी गाड़ी लेता है और आलम के जब घर पहुँचता है तो आलम से मुलाकात होता है। अब इधर अमीर का तो अमीर पूछने लग जाता है, तो उसी वक्त आलम करने लग जाता कि चाचा जी यहाँ तो इन्वर्टर लगा कर लगभग वही 8 बजे के आसपास निकल गए थे। यह बात जैसे ही इधर अमीर सुनने के बाद उस वक्त अपने भाई के पास कॉल करता, लेकिन तब भी अब बंद बता देता, तुरंत घर आता, इसकी जानकारी नुसरत को देता है। और नुसरत जब खबर पाती है तो उसके दिल में एक ऐसी भावना उजागर हो जिसकी वजह से वहीं पर वह फूट फूट कर रोना चूकना शुरू कर लेती है। और इसकी खबर वहाँ के मोहल्ले वाले को लग जाता, मोहल्ले वाले आते हैं, नुसरत के साथ मिलते हैं, और इधर जो होता है रईस मंसूरी की
तलाशी करते हैं। करने के बाद काफ़ी घंटे का जब वक्त बीत जाता है तो पूरा रात न जाने कैसे बीत जाता है, ना इधर नुसरत को पता चलता है और ना नुसरत को अपने देवर आमिर को पता चल पाता है। लेकिन जब सुबह का टाइम हो जाता तो उसी वक्त नुसरत आमिर दोनों फैसला लेते तो आमिर कुछ अपने रिश्तेदार को साथ लेता है और मुगलपुरा पहुंच जाता है। मुगलपुरा जब थाने पहुंचता है तो उसी वक्त वहां के थाना प्रभारी अनिल कुमार वर्मा होते हैं, इधर रईस मंसूरी के बारे में एक एक बात की जानकारी ले लेते हैं। फिर जो होता है रईस मंसूरी का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। थाना प्रभारी अनिल कुमार वर्मा जो होते हैं उस वक्त रईस मंसूरी की तलाशी करने के लिए इधर अपने साथ कुछ सिपाहियों को आर्डर देते हैं, तलाशी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सुबह का वही लगभग 8:30 बजे का आसपास का जब टाइम होता है तो उस वक्त पुलिस टीम एक्शन में आती है, तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन कई घंटों का वक्त बीत जाता है। लेकिन दोपहर का जैसे ही अब 12 बजे के आसपास का टाइम होता है, वही 16 दिसंबर का दिन होता है, तो जो मुरादाबाद शहर है उसी के किनारे रामगंगा भी है, जाना माना नदी, फेमस नदी है। तो उस रामगंगा के किनारे जो होता है कुछ बच्चे मौके पर जो खरिया ज़मीन होता है उसी पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वह क्रिकेट खेलते खेलते अब वह बाल जो होता अचानक एक लड़का बड़ी तेज़ से मारता है, बाल जाकर अब उस बाउंड्री से बड़ी दूर जाकर गिर जाता है। तब एक लड़का इशारा पाने के बाद अब वह गेंद जो होता पकड़ने के लिए जैसे किनारे पहुंचता, झाड़ी के करीब उसका हाथ जाता है। अब बॉल को जैसे ही हाथ में लेता है तो उसके हाथ में जो होता है एक व्यक्ति का हथकटा हाथ दिख जाता है। उसी वक्त वह जो लड़का होता चीख पड़ता है। ग्राउंड में मौजूद जितने भी व्यक्ति होते हैं, लड़के होते, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, वह जो नज़ारा देखते हैं। उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है इलाके में फैल जाता है, वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसी इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे देती है। पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा इसकी जो सूचना होता है उस इलाके के मुगलपुरा थाने में दे दिया जाता है। अब मुगलपुरा थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं अब इधर अनिल कुमार वर्मा खबर पाते हैं। चंद मिनट के अंदर अपने दलबल टीम को लेकर उस घटना पर जब पहुंचने के बाद नज़ारा देखते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि बस करो, यह जो हाथ है यह हाथ किसी आदमी का है, बल्कि इसका पूरा हिस्सा कहाँ होगा। इसीलिए वहाँ के सिपाही कर्मी एक्शन में आते हैं और वहाँ खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। और जब खोजबीन करना शुरू कर देते हैं तो रामगंगा जो पुल होता है ठीक उसी के जस्ट नीचे जो होता है 4 भंगरहावा बोरा पड़ा होता है। उसी भंगरहावा बोरों को पुलिस की जो टीम होती है अपने जब कब्जे में लेती है, जब खोलती है तो उसमें लगभग 4 इंसानी कटे हुए टुकड़े मिलते हैं। पुलिस की टीम जो होती है देखती सन्न रह जाती है। आखिर पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती है कि आखिर जो होता है इस इंसानी टुकड़े के बायां हाथ है और साथ में सिर कहाँ गायब है, क्योंकि सिर के बिना शिनाख्त करना नामुमकिन लग रहा था। पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल पर काफ़ी खोजबीन करती, घंटों खोजबीन करती है। लेकिन इधर जो होता है शाम का 3 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। तभी वहाँ के कुछ सिपाही होते हैं, सिपाही जो होता है आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर यह जो होता है इंसानी टुकड़ा किस इंसान का हो सकता है, आखिर हत्यारा ने किसने बुरी तरह से इस व्यक्ति के टुकड़े कर बोरी में डाले हैं। वहाँ पर जो सिपाही होते हैं उसी वक्त उनको भी ध्यान आ जाता है, लग जाते हैं। मुगलपुरा थाने में अभी जो होता है सुबह के ही 8 बजे के आसपास जो होता है आकर एक महिला जिसका नाम नुसरत होता है और उसका ही अपना देवर होता है जिसका नाम आमिर होता है, दोनों ने मिलकर इधर रईस मंसूरी के गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कराया है। और पुलिस की जो टीम होती है अब उस समय एक डायरी मंगाती जिसमें गुमशुदा का मुकदमा दर्ज होता है। और जब हत्था कट्टा और इधर जो होता चाल स्वभाव देखा जाता तो पता चलता है कि बस करो, हो सकता है यार रईस मंसूरी हो। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है उस मोबाइल के नंबर को लेती है उस लिखित नामे से, और लेने के बाद पुलिस की जो टीम है कॉन्टैक्ट करती है नुसरत से। नुसरत जैसे खबर पाती है अपने देवर आमिर को खबर देती है। आमिर खबर पाता है, चंद मिनट के अंदर जो होता है ठीक गंगा के किनारे जब पहुंचती भीड़ को देखती है, अंदर जाती है, टुकड़े को देखती है। उसी समय कपड़े और चप्पल और साथ में घड़ियों को देखकर शिनाख्त कर लेती है कि बस करो यह हमारे अपने शौहर रईस मंसूरी है। उसी समय इधर आमिर और बगल में खड़ा नुसरत दहाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसकी जो टीम होती है माहौल को देखकर बूढ़ी का वहीं तौर तरीके से पंचनामा करते और उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है खोजी कुतियों को भी लगा देती है कि जल्द जल्द इस रईस मंसूरी को अफसर को बरामद किया जा सके, हाथ को बरामद किया जा सके। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चल पाता है। और इधर नुसरत की ही तहरीर पर थाने में अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए तौर तरीके से लग पड़ जाती, कैसे न तैसे कर इधर रईस मंसूरी के हत्यारों तक पहुंचा जा सके। और दूसरे दिन का जब वक्त होता है तो पुलिस की एक टीम होती है इधर
जिसमें थाना प्रभारी खुद अनिल कुमार वर्मा होते हैं। अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब निकल जाते हैं इधर बारसी नगर में ही। और जब पहुंचते तो वहां रईस मंसूरी की अपनी जो पत्नी होती है नुसरत से जब पूछताछ किया जाता, वहीं पर उसका अपना देवर भी होता है आमिर। पुलिस की टीम करने लग जाते कि आखिर आपके पति का किसी के साथ क्या दुश्मनी था या आपको शंका, तो आप हमारे सामने बेधड़क पूरी बात रखिए। लेकिन जैसे नुसरत यह बात सुनने करने लग जाते कि साहब हमारे जो अपने शौहर होते हैं रईस मंसूरी का, उनका ही एक अपना बहुत ही करीबी दोस्त होता है जामा खां साहब, उन्हीं का अपना बेटा आलम है जो इसी बखलान की जो चमुंडा वाली गली है वहीं का रहने वाला होता है। साहब कल शाम को 7 बजे के आसपास हमारे शौहर रईस मंसूरी जो होता है इधर आलम के घर इन्वर्टर लगाने के लिए गए हुए थे और आलम ने ही फ़ोन किया था और लेकिन स्कूटी लेकर सफ़ेद वाला निकले थे, लेकिन वह साहब वहीं से नहीं लौटे हैं। लेकिन हमारे देवर ने वहाँ जानकारी ली, पता चलता कोई 8 बजे निकल गए थे। पुलिस की जो टीम होती है इस बात की जब जानकारी पाती है, एक टीम लेती है, अब बखलान की चमुंडा वाली गली होता है आलम के घर पहुंच जाती है। और जब आलम से पूछताछ आलम यही कहने लग जाता कि साहब हाँ, जो चाचा रईस मंसूरी होते हैं वह हमारे यहाँ इन्वर्टर लगाने के लिए आए हुए थे और हमारे घर बैठकर चाय नाश्ता भी किए, फिर लगाने के बाद लगभग 8 बजे के आसपास अपनी स्कूटी लेकर यहाँ से निकल गए। अब पुलिस की जो टीम होती है जब यह बात सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है बड़ी उलझन में पड़ जाती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वहाँ काफ़ी लोगों से मोहल्ले से पूछताछ करती है और तभी पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात निकल के आ जाता है। तो पता चलता है कि आलम की एक अपनी घर में बड़ी बहन है जिसका अफेयर जो होता है रईस मंसूरी के है। पुलिस की टीम जब यह बात सुनती है उसी वक्त सनस रह जाती है। पता चलता कि आलम की जो अपनी बहन हो जिसकी उम्र लगभग इधर रईस मंसूरी से आधी है, लेकिन पुलिस की टीम को यकीन नहीं होता है। लेकिन उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है इस केस के सिलसिले पर जांच पड़ताल करने के लिए लग पड़ जाती है और इसी तहत पुलिस की जो टीम होती है सारा का सारा जो शंका होता है आलम के ऊपर मर देती है, क्योंकि पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो पारिवारिक झगड़े की वजह से रईस मंसूरी जो होता है इस टुकड़े का शिकार हुआ है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है आलम को अपने घेरे में लेती है और लेने के बाद एक टीम जाती है। ठीक है, दूसरे दिन ही आलम को अपने कस्टडी में लेकर थाने में जब पहुंचती है तो आलम कोई ऐसा साथी मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक पाए। लेकिन जो सच्चाई रखता है सुनने के बाद लोगों के जो रोंगटे होते हैं पूरी तरह से खड़े से हो जाते हैं, क्योंकि एक हृदक बिरदक कहानी निकल के लोगों के सामने आती है। इधर रईस मंसूरी जो होते हैं उनका ही एक अपना करीबी दोस्त होता है अब जामा खां, जो ठीक वहाँ से एक बलखान की चमुंडा वाली गली पड़ता है वहीं का रहने वाला होता है। लेकिन दोनों एक साथ जो होता है इलेक्ट्रिशियन का काम किया करते थे, क्योंकि अपने इलाके में वह रहकर काफ़ी मशहूर हो जाते हैं। लोग उन्हें जो होता है इलेक्ट्रिशियन के जाने माने कारीगर के नाम से जानते हैं। लेकिन उनका जो अपना रुतबा होता है एक चोरी का रुतबा होता है, क्योंकि वह जिस इलाके में जाते वहाँ तार को चोरी करते, फिर ले जाकर बाज़ारों में बेचते, फिर उनसे अच्छा खासा उनका मुनाफा होता, उसी से उन दोनों का पारिवारिक जो खर्चा होता है अब चल पाया करता था। अब इधर जो होता है मौके पर घर में जो जामा खां होते हैं वह अपनी पत्नी के सामने यही बात रखते हैं कि हम तो अपने इलाके के जाने माने इलेक्ट्रिशियन हैं। अब उनकी जो अपनी पत्नी होती है अब तस्लीमा यही जानती थी कि हमारे जो पति होते हैं एक जाने माने इलेक्ट्रिशियन हैं, जिसकी वजह से ईमानदारी के हाथ उनके साथ पैसे आते हैं। यही सब सोच साच कर अपने पति के साथ अपना जो व्यवहार होता है अब बदल देती है। जामा खां जो होता है अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ खूबसूरत तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वक्त जो होता है बड़ी तेज़ी से बीतता है और दोनों की दोस्ती होती है अब इस तरह होती है कि अगर एक दूसरे के घर कोई भी परेशानी आता तो इधर जामा खां पहुँचते राइस के घर और दुख को दूर करते, और राइस देखता कि हमारे दोस्त के घर कोई परेशानी आया है तुरंत जाकर खड़ा हो जाया करता था। और तस्लीमा को जो होता है बड़ी जल्दी जान पहचान अब राइस के साथ बन जाता, जिसकी वजह से बेधड़ तरीके से इधर घर आना जाना बन जाता है। लेकिन घटना से मात्र जो होता है अब इधर ठीक 16 साल पहले जो काशीपुर पड़ता है, अब वहाँ पर जो होता है इधर तस्लीमा के जानकारी में जो होता है खुद जामा खां जो होते हैं राइस को अपने साथ लेते हैं और काशीपुर में चले जाते हैं और एक जगह तार चोरी करने के लिए भिड़ जाते हैं। लेकिन इसकी जानकारी तो तस्लीमा को था कि हमारे जो पति होते काशीपुर में गए हैं, उन्हें बहुत बड़ा ठेका मिला होता है इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर। यह जानकारी के बाद तस्लीमा अपने पति को जाने देती है और उधर उनके दोस्त मौके पर राइस के साथ। लेकिन राइस और जामा खां दोनों जब वहां पहुंचते हैं तो एक गाँव होता है जो जाना माना बिल्डर का होता है,
मकान, उसी के पीछे काफ़ी बड़े तार होते हैं। उस तार को वह चोरी करने के लिए जैसे पहुँचते हैं तो उसी वक्त जामा खां को वहाँ बहुत ही बड़ी तरीके से शॉर्ट सर्किट लग जाता है। लगभग 11,000 वोल्ट का वह तार होता है, जिसके बाद जामा खां वहीं हमेशा हमेशा के लिए मौत में सो जाते हैं। लेकिन राइस जब देखता नज़ारा उसी वक्त सनस रह जाता है, वह समझ जाता है कहीं इसके बारे में जानकारी अगर इस इलाकों को लगी तो हम तो पकड़े जाएंगे और साथ में हमारा परिवार भी बदनाम होगा। अब तो जो हुआ सो हुआ। और वहाँ से जो होता है इधर राइस मंसूरी वापिस अपने गाँव के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही अब कुछ घंटे का वक्त बीतता तो वह राहगीरी जो होते हैं जैसे वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है, उसी के नीचे जो होता है एक व्यक्ति पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा। उसकी जानकारी वहाँ के पुलिस की टीम को लग जाती है। पुलिस की टीम जब पहुँचती है तो पहले जब बॉडी का जब निरीक्षण करते तो पता चलता है कि लाइट लगने की वजह से इस अज्ञात व्यक्ति की बेहतर तरीके से मौत हुआ है। वहाँ पर खड़े जितने लोग जो भीड़ होते हैं वहाँ की जो पुलिस की जो टीम है शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है इधर जामा खां का शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब शिनाख्त करने के लिए न्यूज़पेपरों में भी यहाँ तक कि वायरलेस द्वारा की सूचना अपने जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं उनमें भिजवा देती क्या कि गुमशुदा का मुकदमा किसी थाने में दर्ज हो तो हमें जानकारी दिया जाए। लेकिन पुलिस को जो होता है उस जामा खां के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, जिसके बाद पुलिस की जो टीम होती है बॉडी का पोस्टमार्टम तो करवाती लेकिन 72 घंटे बाद जो होता है ले जाकर अपने हिसाब से उस इलाके में दाह संस्कार भी कर देती है। लेकिन पहली नज़र में घटनास्थल पर पुलिस की टीम को सबूत जब मिलता तो पता चलता कुछ हथियार होते। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो यह व्यक्ति चोरी के इरादे से आया हुआ था, लेकिन अनजाने में न जाने कैसे 11,000 का वोल्ट का जो होता है तार जाकर इस व्यक्ति के शरीर पर टच किया और यह व्यक्ति हमेशा के लिए मौत के दिन में सो गया। पुलिस की जो टीम होती है लग पड़ जाती है अता पता लेने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है तो उस वक्त जो होता है इधर राइस मौके पर तस्लीमा के ही पास एक जो बाज़ार होता है उस बाज़ार में टहलने के लिए निकलता, लेकिन तस्लीमा बाज़ार में पहुंचती वह नज़र मारती देखती कि अरे या तो हमारे अपने शहर के करीबी दोस्त है। राइस देखकर उसी वक्त हंस में पड़ जाती है, उनके पास जत करने लग जाते कि आखिर तुम्हारे दोस्त जामा खां कहाँ रह गए, वह तो लौटे नहीं। लेकिन जैसे यह बात सुनता है राइस उसी वक्त इधर तस्लीमा को अपने पास ले जाता, कहने लग जाता कि भाभी जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर में जामा खां जो होते हैं वह करंट की चपेट में आने की हमेशा हमेशा के लिए मौत में सो गए। लेकिन तस्लीमा जब यह बात सुनने के बाद उसके पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती, वह नहीं सोच पाती है कि आखिर हमारी दुनिया जो होता है रईस के रहस्य कैसे उजड़ गई। और इस बारे में जब जानकारी लेने के बाद उसे यही पता चलता है कि आखिर चोरी करने के इरादे से वहाँ गए हुए थे और वहाँ 11,000 के वोल्ट के चपेट में आने की वजह से हमारे पति की बेहतरीन तरीके से वहाँ मौत हुई है। लेकिन यह बात जब तस्लीमा सुनती है राइस ये कहने लग जाती है कि हमारे पति चोर नहीं थे, वह एक अपने इलाके के जाने माने इलेक्ट्रीशियन कारीगर थे। लेकिन जब यह बात राइस सुनता कहने लग जाता कि ना, हम दोनों मिलकर जो होता तार की चोरी किया करते थे, बस उसी से हमारे पारिवारिक खर्चा चल पाया करता था। तुम्हारे सामने अपनी भावना बनाने के लिए इस तरह की बातें करते थे। लेकिन इस बात को जब तस्लीमा खबर पाती उसी वक्त सनस रह जाते कि इतना बड़ा धोखा। तस्लीमा कहने लग जाते कि आखिर जो होता पति की बॉडी के बारे में जानकारी उस समय क्यों नहीं दी, चलो वहाँ के पुलिस की टीम से मुलाकात करते हैं। लेकिन जब रईस यह बात सुनता कहने लग जाता कि भाभी जी आप वहाँ कतई मत जाइए, क्योंकि पुलिस जो होती है चोरी के मकसद से अब जो होता है उनके परिवार को खोज रही है, अगर आप जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। और तस्लीमा जो होती है बड़ी सीधी सादी औरत होती है और बड़ी जल्दी राइस के बातों में आ जाए तो वह बात मान लेती है और अपनी दुनिया जो होती है इधर अपने बच्चों के सहित अपने ही घर में जीना शुरू कर देती है। इधर राइस जो होता है अपनी ज़िंदगी अपने खूबसूरत घर में अपनी पत्नियों के साथ जीना कर देता है, क्योंकि उसके घर में उसकी अपनी एक पत्नी होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है। लेकिन घटना से मात्र जो होता है इधर अब 15 साल पहले जो होता है उसकी अपनी जो पहली पत्नी होती है जिसका नाम अब शबाना होता है, जो अमरोहा की रहने वाली होती है। शबाना के साथ जो होता है रईस की ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बीतता है। लेकिन जैसे कुछ सालों का वक्त बीतता है तो अचानक शबाना के साथ इतने झगड़े तकरार होने लग जाते हैं कि शबाना उसी वक्त अब तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके निकल जाती है। लेकिन कुछ महीने के अंदर जो होता है रईस का निगाह जाकर अब एक रानी नाम खूबसूरत युवती से हो जाता है, जो इधर लाल बाग की रहने वाली होती है। और इस तरह ज़िंदगी तो चलता है, लेकिन रानी के साथ भी कुछ ही महीनों के अंदर जो होता है इधर राइस के झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं। अब रानी भी जो होता है इधर राइस से तलाक लेकर अपनी हिमायत की चली जाती है। लेकिन तीसरी शादी जो होता है ठीक जाकर वो अपनी मनपसंद लड़की से कर लेते हैं और फिर करने के बाद अपनी ज़िंदगी जो होता है तो बिताते हैं। लेकिन इसी बीच तीसरी
बेगम से उनका झगड़ा तगड़ा बराबर बना, जिसकी वजह से वह भी तलाक लेकर अपने ही मायके रहने के लिए हमेशा चली जाती है। लेकिन इसी बीच राइस के कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं। तो घटना से मात्र अब 8 साल पहले जो होता है राइस की शादी जाकर इधर एक खूबसूरत युवती होती है नुसरत जहाँ से करवा देते हैं। अब जब नुसरत जहाँ से हो जाता है तो अपनी ज़िंदगी खूबसूरत कैसे बीतने लग जाते हैं। तो इसी बीच नुसरत जहाँ के टोटल 3 बच्चे भी हो जाते हैं। अब बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जो होता है अब नुसरत जहाँ खूबसूरत तरीके से बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीतते बीतते जो होता है कई सालों का वक्त निकल जाता है। 13 सालों का वक्त ऐसे बीत जाता है, ना नुसरत जहाँ को पता चलता है और ना राइस को पता चलता है। और दूसरी तरफ जो होता है तस्लीमा अपने बच्चों को लेकर, जिसमें एक बेटा आलम होता है और टोटल उसके 2 अपनी बड़ी बहनें भी होती हैं, कैसे न तैसे कर कर तस्लीमा बिताने लग जाती है। लेकिन तस्लीमा की मजबूरियों को देख कर राइस को बड़ी दया आ जाती है। दोस्ती में दगा को महसूस करता है, वह सोच लेता है कि हमें तस्लीमा के परिवार वालों को मदद तो करना चाहिए। अब वह भी जो भी वैसे कमाता उसमें से कुछ हिस्सा जरूर तस्लीमा के हाथ में रखता था, जिसकी वजह तस्लीमा जो होती है अब अपने परिवार की सहमति से अब इधर राइस से मदद लेना शुरू कर देती है। और बराबर जो होता है राइस का तस्लीमा के घर आने जाना बन जाता है। ऐसे चलते चलते पूरे परिवार वाले जो होता है राइस को एक अपने पारिवारिक सदस्य मान ले, जिसकी वजह से बेधड़क जो होता है राइस उस घर में आने जाने लग जाता है। तो इसी बीच राइस की जो नज़र होता है जाकर तस्लीमा के घर में मौजूद एक खूबसूरत उसकी अपनी बेटी होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है। लेकिन इधर जो होता है राइस की उम्र से लगभग आधी होती है। लेकिन राइस का जो मन होता है बड़े जल्दी उस तस्लीमा की बड़ी बेटी पर चला जाता है। लेकिन तस्लीमा नादानी की अवस्था में इस तरह बहक जाती है, इसकी वजह से राइस और तस्लीमा की जो बेटी होती है दोनों एक दूसरे के करीब इस तरह आ जाते हैं कि दोनों के बीच उम्र ना रिश्ते देखकर संबंध बन जाते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है बराबर जब चलने लग जाता है तो इसी बीच राइस जो होता है एक दिन अपना मोबाइल निकालता है। निकालने के बाद जो होता है अब वह उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। और उसी मोमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद जो होता है हर वक्त जब इधर जो होता है तस्लीमा की बेटी के पास पहुंचता फिर वीडियो को वही रिकॉर्ड करना शुरू कर देता। यह सिलसिला तो बन जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब तस्लीमा की जो बड़ी बेटी होती है कुछ ही महीनों बाद उसको आभास हो जाता है कि आखिर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने चाचा की उम्र से अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बिताने का सपना जो देखा है पूरी तरह से हमारी अधूरी रह जाएंगे, क्योंकि हम में से उम्र में लगभग 2 गुने तो हैं ही और साथ में रिश्ते में चाचा भी लगते। हमारी निगाह कभी भी जो होता है राइस से नहीं हो सकती। ये सब सोच साज कर अब इधर वह युवती होती है अब राइस से किनारा कसना शुरू कर देती है। लेकिन जब इस बात का खबर राइस को लगता तो राइस जो होता है अब जो होता है उसी वीडियो को ले जाकर उस युवती के सामने जब पेश करता है। अब इधर तस्लीमा की जो बेटी होती है जब देखते सनक रह जाए, जिसकी वजह से दबाव में आती है। फिर जो होता है राइस के हिसाब से अपने ही ज़िंदगी उनकी मजबूर कर बैठती है। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, जब भी राइस को अपनी ज़रूरत को एहसास होता है तो वह तुरंत जो होता है वीडियो को लेकर पहुंचता। उसी की धमकी के बदौलत जो होता है अब उस युवती को अपना रिश्ते पर मजबूर करवा देता। यह सिलसिला चलता है। तभी इसी बीच जो होता है इधर आलम को यकीन हो जाता है कि राइस का जो होता है इस घर में आना जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भले ही राइस हमारे चाचा लगते हैं लेकिन उनका आना जाना जो होता है उसकी बड़ी बहन के ऊपर इस तरह दिखता कि आलम के मन में शंका हो जाता है। लेकिन वह चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे अपनी अम्मी के ऊपर इस तरह विश्वास होता है कि जिसकी वजह से राइस को अपने घर में एक सदस्य का दर्जा दे बैठता है। लेकिन इसी बीच जो था एक दिन इधर आलम अपने करीबी दोस्त के बैठ कर कुछ बातें कर रहा, तभी उसके मोबाइल हाथ में आता। मोबाइल जब वह खुद देखने लग जाता तो उसमें उसकी अपनी बहन और साथ में राइस का आपत्तिजनक वीडियो होता है। यह देखकर उसी समय दंग से रह जाता है और तुरंत उसी वक्त जो होता बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है। और उसी वक्त ठान के बैठ जाता कैसे न तैसे कर हमें जो होता है इधर राइस सुर को रास्ते से ठिकाने तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि आखिर जो होता है राइस का बराबर कहाँ न जाना होता है, क्योंकि उनका अपना अलग ही बिजनेस होता है इन्वर्टर लगाने का। इन्वर्टर लगाने की खबर पाने के बाद राइस जो होता है बड़ी जल्द चलाता है और अपने प्लान के हिसाब से घटना से मात्र 5 दिन पहले जो होता है अब आलम राइस से मुलाकात करने लग जाता कि चाचू हमारे घर इन्वर्टर लगाना है आपको। लेकिन उधर जो होता है काम की बिजी बताकर राइस इनकार कर जाते। लेकिन उसी वक्त जो होता है अपने घर बुलाने के लिए 5000 रुपये जो होता है एडवांस के तौर पर राइस को पकड़ा देता है, जिसके बाद राइस मंसूर उसी वक्त मजबूर हो जाते हैं। और जैसे ही अब 15 दिसंबर अब साल 2000 अब इधर 16 का वक्त होता है
अब वही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होता है इधर आलम अपने करीबी दोस्त शोएब को लेकर अपने ही घर में पहुंचता है। अपने प्लान के हिसाब से बैठ तो जाता है, लेकिन जैसे स्कूटी लेकर 7:30 बजे के आसपास रईस मंसूरी पहुंचते तो उसी वक्त घर में शामिल होते हैं और आलम जो होता है चाचा चाचा कहकर अपने घर में इन्वर्टर लगा लेता है। लेकिन जैसे कुछ मिनट का वक्त बीतने के बाद इधर रईस कहने लग जाता कि चाचा जी आपने इन्वर्टर लगाकर हमारे दिल में खुशियों का कोई रास्ता ना छोड़ा जिससे हम खुश ना हो, और उसी वक्त पार्टी देने का ऑफर करता है। और शोएब वही खड़ा, तो शोएब जो होता है राइस को अपने बागवान में लेता है। फिर वही जो होता है अब उस इन्वर्टर लगाने के नाम से बहुत बड़ी पार्टी होती है, और पार्टी के तहत जो होता है वहीं बगल में एक बहुत ही बड़ा बूफर पड़ा था। उसी समय जो होता है वह बूफर शोएब खोल देता है, आवाज़ बड़ी तेज़ हो जाती है और मौका देखकर तीनों उस वक्त अपने हिसाब से झूमना और फिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक जो होता है राइस के ऊपर जो होता है उस शराब की नशा इतना हावी हो जाता कि वह न सोच पाता कि हम खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और तभी जो होता है शोएब इशारा मारता है। इशारा मारने के बाद अब आलम समझ जाता, आलम वहीं पास पड़ा हुआ है, एक तीरधार हथियार लेता था बड़ा, और लेने के बाद एक के बाद एक वार जो होता है राइस के ऊपर कर, जिसकी वजह से राइस हमेशा हमेशा के लिए वही मौत की नींद में सो जाता है। अब दोनों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती कि आखिर जो होता राइस मंसूरी की बॉडी को हम लोग ठिकाने कैसे लगाएं। और तभी दोनों मिलकर वहां फैसला लेते हैं और वहीं से एक नील कटर लेते हैं। उसी कटर से जो होता है इधर राइस मंसूरी की बॉडी को लगभग 5 टुकड़े करते हैं, और वहीं पर 4 भंगरा कलर का बोरा पड़ा होता है, उस बोरे को लेते उसी बोरे में ले जाकर अब इधर पार्ट को भरते हैं और सर को जो होता है दाहिने हाथ को एक कपड़े में लपेटते हैं, और लपेटने के बाद चारों ले जाकर राम गंगा के किनारे तौ तक दम कर देते, जो पुल होता है वहीं ले जाकर बोरी को दम कर देते हैं। और फिर जो होता है इधर घर पहुँचने के बाद जो होता है खुद शोएब और आलम जो ज़मीन होता खून से लप होता उसको पूरी तरह से खुरच कर एक बोरी में भरते हैं। फिर राम गंगा के किनारे एक मंजारा होता वहाँ पर ले जाकर तौ तरीके से एक कुआं होता उसी में डंप कर देते हैं। फिर स्कूटी को लेते हैं, लेने के बाद राम गंगा के किनारे एक किनारा होता झाड़ी वहीं ले जाकर तो छुपा कर वापिस अपने ठिकाने पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात का वही 10 बजे के आसपास का टाइम होता उसी वक्त राइस मंसूरी का अपना छोटा भाई जो होता है जब वहां पहुंचता पूछताछ करता तो शंका खुद होता है, लेकिन वहां ऐसी बात जो होता है शोएब और आलम कर जाए, जिसकी वजह से वहाँ अमीर समझ जाता है कि हमारे जो छोटे बड़े भाई हैं वह तो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन उस वक्त दोनों प्लान के हिसाब से वहाँ लग पड़ जाते हैं। और इधर जो होता है तुरंत सुबह का जब टाइम होता है तो खुद आलम जो होता है शोएब को लेकर पहुंचता है, और वहीं पहुंचने के बाद जो होता है उस रोने चिल्लाने में वह भी नाटक करना और शामिल करना शुरू होता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आपस की जो टीम होती है दोस्ती की ऐसी रिश्ते की रहस्यमय इधर पर्दाफाश करती है, जिसकी कहानी लोगों के सामने आता है, लोग सनस रह जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर आलम के तहरीर का शोएब को भी अपनी कस्टडी में लेती है, दोनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है, और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए अब जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।